शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में जैसे कि हम हमेशा आपके लिए कृषि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी हमारे खास मेहमानों से लेने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आज के इस कार्यक्रम में भी हम कुछ खास विषय आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है तो आप फोन लाइन के जरिए अपने सवाल पूछकर विशेषज्ञ मेहमानों से सुझाव ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषय हैं गमले वाले पौधे एवं फूलों की खेती और हरी खाद का महत्व। जी हाँ, तो ये अहम विषय हैं जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर जिन पे आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, इसलिए मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखेंगे और सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो बातचीत के दौरान रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर ऋतु जैन, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, पुष्प विज्ञान संभाग, IIRI पूसा, नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर YS शिवे, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है, शस्य विज्ञान संभाग, IIRI पूसा, नई दिल्ली में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर शिवे। और बातचीत की शुरुआत करते हैं। जैसे कि गमले में पौधे और फूलों की खेती के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं। तो डॉक्टर ऋतु, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि खासतौर पर मौसम को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो गर्मी जो है वो आने लग गई है, तापमान में अब हम धीरे धीरे बढ़ोतरी ही देखेंगे। तो ऐसे में जो गमले में पौधे लगे हुए हैं, कितना महत्व है इस समय खास तौर पर इनका ध्यान रखना और उचित देखभाल करना? जी, जैसे कि हम जानते हैं गमले वाले पौधे जो हैं हम अधिकतर अंदर मतलब आंतरिक सज्जा के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाह्य सज्जा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वहाँ पर पानी का जो प्रबंधन है वो बहुत उचित प्रबंधन करने की आवश्यकता है। हम ये ध्यान रखें कि समय समय पर हम पौधों को अपने पानी देते रहें, गमलों में पानी डालते रहें और तकरीबन 6 से 7 दिन के अंतराल पर हम पानी डालें पौधों में। और उसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि हम जो प्लास्टिक की ट्रेज या तश्तरियाँ जिसे बोलते हैं उनको भी गमलों के नीचे रख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सुपर एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल जिन्हें हम हाइड्रोजेल के नाम से भी जानते हैं, वो हाइड्रोजेल भी जो है आप अपने गमले की मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं ताकि आपके पौधे को पानी की आवश्यकता बहुत जल्दी जल्दी ना पड़े। इसके अलावा अगर हमारे बड़े कंटेनर हैं, बहुत बड़े बड़े गमले हैं, तो उसमें हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हम उसमें थोड़ा मल्चिंग कर दें ताकि जो वाष्पीकरण है वो थोड़ा धीरे हो और पौधा जो है उसकी पानी की जो जरूरत है वो थोड़े दिन तक पानी की कम जरूरत पड़े और पौधा अच्छी तरह से सरवाइव कर सके। जी बिल्कुल, आगे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे हम इस विषय पर, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। हमारे देश में काफी संख्या में लोग खेती किसानी से जुड़े हैं और खुले वातावरण में खेती करते हैं। चाहे बात पैदावार की हो या फिर गुणवत्ता की, इसका असर खेतों में लगी फसलों पर कई तरह से पड़ता है। कई बार ये असर प्रतिकूल भी होते हैं, लेकिन संरक्षित खेती करके किसान खुले में खेती के लिए सामने आने वाली चुनौतियों से निजात पा सकते हैं। इस समय संरक्षित खेती की काफी जरूरत भी है, क्योंकि संरक्षित खेती के कई सारे फायदे हैं। संरक्षित खेती से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्वों, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। संरक्षित खेती वो तकनीक है
जिसमें हम पौधों या फसल के पास में ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो उनकी बढ़वार के लिए जरूरी होता है और जो हमारी परंपरागत खेती करने में संभव नहीं हो पाता। संरक्षित खेती में किसान पौधों के अनुसार वातावरण में बदलाव कर सकते हैं और इस बदले हुए वातावरण में वे साल भर बेमौसमी सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों आदि का उत्पादन कर सकते हैं। संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य फसलों को जैविक या अजैविक कारकों से बचाकर उगाना होता है। इसमें फसल को किसी एक कारक या कई कारकों से बचाकर उगाया जा सकता है। खुले में खेती करने के कुछ जैविक और अजैविक खतरे होते हैं जो फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। जैविक खतरे यानी पौधों को कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। इन बीमारियों का असर हमारे पौधों पर पड़ता है, जिसके समाधान के लिए किसानों को तरह तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह अजैविक खतरों में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान, बहुत ज्यादा गर्मी, बरसात का ना होना या बहुत ज्यादा बरसात होना शामिल है, जो हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं। इन सब परिस्थितियों में संरक्षित खेती काफी मददगार और कारगर साबित होती है। संरक्षित खेती के अंतर्गत पॉली हाउस या ग्रीन हाउस, नेट हाउस, वॉकिंग टनल और लो टनल जैसी कई संरचनाएं आती है। संरक्षित खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके जरिए किसान विपरीत परिस्थितियों या बेमौसम में भी खेती करके गुणवत्तापूर्ण वाली फसल ले सकते हैं। जिन किसानों के पास कम जमीन है वे भी संरक्षित खेती कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट में आपने जाना है कि संरक्षित खेती करने के कई फायदे हो सकते हैं। अगर संरक्षित खेती कर रहे हैं तो बेमौसमी फल फूल सब्जियां ली जा सकती है और उसके बहुत ही अच्छे दाम मिल सकते हैं और बहुत तरह के जो खतरे होते हैं उससे बचाव हो जाता है, जिसमें जैविक अजैविक कई तरह के कारक होते हैं। लेकिन वहीं पर जब आप गमले में फूल लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उनका खास ख्याल रखने की जरूरत होती है ताकि ये जो खतरे हैं उनसे पौधों को नुकसान न हो। और इसलिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज इस कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे हरी खाद के बारे में भी। तो आइए इस विषय पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर शिवे, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हरी खाद की जब हम बात करते हैं तो आमतौर हम देखते हैं कि जो किसान है वो जो पारंपरिक फसलें हैं वही अधिकतर लेते रहते हैं और कहीं ना कहीं उपेक्षित रह जाती है हरी खाद। तो क्यों जरूरी है हरी खाद को लगाना और क्या इसका महत्व है? सबसे पहले तो यही आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, जो हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए हरी खाद का बहुत ज़्यादा महत्व है। विशेषकर जो हमारा सघन पद्धति खेती कर रहे हैं, जैसे हम धान गेहूं की फसल चक्र अपना रहे हैं बहुत से क्षेत्रों में, और लगभग जो है मैं ये कह सकता हूँ 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान गेहूं का फसल चक्र अपनाया जाता है। तो इसके बीच में जो विंडो पीरियड बचता है हमारा, जिसको हम कहते हैं जैसे 15 अप्रैल तक या 20 अप्रैल तक हमारी गेहूं की जो है हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग हो जाएगी, उसके बाद हमारा खेत खाली रहेगा लगभग जो है जुलाई तक। तो इस बीच में यदि हम अपने खेत में हरी खाद उगाएं, जैसे ढैंचे की है, सनई की है, या इसके साथ साथ हम द्विउद्देशीय फसलें जैसे हमारे मूंग है, उड़द है या काउपी है, ऐसी फसल को लें, उसके दो फायदे होंगे कि एक तो हमको उसके दाना मिल जाएगा या फलियां तोड़ने को मिल जाएंगी, और बाद में जो बचा हुआ हमारा अवशेष है वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो उससे हमारा ये फायदा होगा कि जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनेगी और लगभग जो है ये सारी फसलें जो हैं यदि हम लगाते हैं हरी खाद के रूप में, ढैंचा हो, सनई है, या जो मैंने द्विउद्देशीय फसलें बताई हैं, तो इनसे जो है हमारी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है या और दूसरे पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट धान गेहूं फसल चक्र में आती है, या मक्का में भी लगाते हैं और दूसरी फसलें भी लगाते हैं, तो उनमें कम जरूरत पड़ेगी। तो इनका महत्व बहुत ज्यादा है। हमारे खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए और मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए हरी खाद का बहुत बड़ा महत्व है। किसान भाइयों को इसको जरूर अपनाना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने जो संसाधन है उनका भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि खेत खाली पड़े रहते हैं, जहाँ पे पानी की सुविधा है, 1-2 पानी के अंदर जो हरी खाद उगा सकते हैं तो उनको उगाना चाहिए। बिल्कुल, तो काफी महत्व है हरी खाद का। और ऐसे में कौन कौन सी हरी खाद की खेती आप कर सकते हैं, कब लगाना सही रहेगा, इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर। अधिक पैदावार के लिए अक्सर किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिक कर लेते हैं, लेकिन इससे मिट्टी की उर्वर क्षमता घटती है।
वहीं अगर किसान हरी खाद का उपयोग करे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं और इससे मिट्टी की सेहत पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। हरी खाद उस सहायक फसल को कहा जाता है जिसकी खेती मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने और उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के लिए की जाती है। इससे उत्पादकता तो बढ़ती ही है, साथ ही ये जमीन के नुकसान को भी रोकती है। हरी खाद खेत को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, मैग्नीज और लोहा आदि तत्व भी मुहैया कराती है। हरी खाद को अच्छी उत्पादक फसलों की तरह हर तरह की भूमि में जीवांश की मात्रा बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भूमि की सेहत ठीक बनी रह सकेगी। हरी खाद के कई सारे लाभ हैं। इससे मिट्टी की संरचना तो अच्छी होती ही है, साथ ही मिट्टी की पानी रखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की बढ़ोतरी होती है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, मिट्टी का नुकसान कम हो जाता है, जिससे जमीन का ऊपरी भाग सुरक्षित रहता है। हरी खाद का उपयोग करने से खरपतवार पर भी नियंत्रण बना रहता है। हरी खाद से क्षारीय और लवणीय मिट्टी में सुधार होता है, क्योंकि हरी खाद के विघटन से कई अम्ल पैदा होकर मिट्टी को उदासीन करते हैं। खेत को हरी खाद से पोषक तत्व देना दूसरी विधियों के मुकाबले सरल व सस्ता है। हरी खाद के उपयोग के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे हरी खाद को 45 से 60 दिनों के अंदर खेत में जरूर मिला दे। साथ ही खेत में हरी खाद वाली फसलों को पलटते समय भरपूर नमी बनाए रखें। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर ऋतु, जैसे की बातचीत की शुरुआत हमने की थी और आपने बताया था कि इस मौसम में खासतौर पे पौधों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए और जो पानी है उसकी व्यवस्था भी किस तरह से करनी चाहिए। इसके अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? इस वक्त अगर कोई पौधे लगाना चाहे तो कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं? जी, इस वक्त बहुत सारे पौधे जो हैं, अगर हम कंटेनर प्लांट्स की बात करें या गमले वाले पौधों की बात करें तो उसमें बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनमें सकरिंग हो रही है, मतलब छोटा पौधा अपने आप ही उग रहा है, उसको हम अलग कर सकते हैं और अलग करके गमले में लगा सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पौधा निकाल कर उसको दोबारा रीपॉटिंग करें तो हम ये ध्यान रखें कि जो पौधे का निचला भाग है, जड़ वाला भाग है, उसको हम किसी फफूंदी नाशक घोल में, बेविस्टिन के घोल में 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल में हम उसको थोड़ा सा उपचारित कर लें, ताकि उसमें कोई बीमारी आने का खतरा ना हो। और जब भी हम कोई मीडिया इस्तेमाल करें, जो भी मिश्रण हम लगाएं, वो मिश्रण हमारा कोशिश हो कि वो हल्का मिश्रण हो और उसकी पानी की सोखने की क्षमता अच्छी हो, ताकि हमारे पौधों को एक अच्छा, उसकी जड़ को बढ़वार अच्छी हो सके और उसको एक अच्छा माध्यम मिल सके अपनी वृद्धि करने के लिए। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इस टाइम पे जो सेंसिवेरिया है, क्रोटोन है, इस तरह के बहुत सारे हमारे जो फोलिएज प्लांट्स हैं, तो फोलिएज प्लांट्स में जिनमें नेचुरली सकर्स आ रहे हैं, उनको हम अलग करके इस वक्त लगा सकते हैं। जी, अगर कुछ पौधों का उदाहरण यहाँ पर जानना चाहें, किन किन पौधों में सकर्स आ रहे होंगे जिसने फिर से जो है वो अलग गमले में लगाया जा सकता है? हाँ जी, इस टाइम सेंसिवेरिया है, फिलोडेंड्रॉन है, ज़ेनाडुपाम है, तो इस तरह के पौधे हैं जिनको आप अलग करके इस समय लगा सकते हैं। जबकि बहुत सारे पौधे जो हैं हमारे गमले वाले पौधे जो हैं, हम अमूमन तौर पर उनको हम बरसात के मौसम में अलग करते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में हम उनकी कटिंग भी काट के लगा सकते हैं और वो पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। पर अभी गर्मी के मौसम में बहुत कम पौधे ऐसे हैं जिनमें सकर्स आ रहे हैं। सिर्फ उन्हीं पौधों को हमें अलग करके, सकर्स को मेन पौधे से अलग करके नए गमलों में विस्थापित कर देना चाहिए। और एक चीज़ का हम और ख्याल रखें कि पौधों में जो गमले हैं, गमलों में खरपतवार को हम कंट्रोल करें, खरपतवार का नियंत्रण करें और जितने भी वीड हैं उनको नहीं उगने दें, क्योंकि अगर हम वीड का कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी और खाद की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। और साथ ही साथ हम
ये भी ध्यान रखें कि जब हम पानी डाल रहे हैं पौधों में तो हम ओवर वाटरिंग नहीं करें। ज्यादा पानी देने से भी हमारे पौधे जो हैं वो गलने लगेंगे और सड़ने लगेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो हमने उसमें या तो जो हमने खाद डाली है, चाहे वो गोबर की खाद है, चाहे वो कोई उर्वरक है, या उसमें स्लो रिलीज फर्टिलाइजर के नाम से आजकल बहुत सारी खादें आती हैं। अगर हम कुछ भी फर्टिलाइजर डालते हैं तो हम ज्यादा पानी देंगे तो वो खाद भी जो है वो पानी के जरिए पौधे के नीचे से पौधे में से निकल जाएगी। तो पौधा जो है वो उसको दोबारा हमें ज्यादा उर्वरक देने की आवश्यकता होगी। तो इसलिए हम सीमित पानी से ही सिंचाई करें और वीड निकालते रहें, खरपतवार का नियंत्रण रखें। जी जी बिल्कुल। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए हरी खाद के बारे में भी कुछ और जानकारियां ले लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। तो आइए पहले बातचीत करें हमारे कॉलर से और जानते हैं कि क्या सवाल पूछना चाहते हैं। तो इस वक्त बल्लभ साहू जी हमारे साथ रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं गमले में मतलब मैं पौधा लगाया हूँ फल का। अच्छा, कौन से फल का? एक खीरा है, कद्दू है मैम। अच्छा ठीक है। उसमें फूल आ रहे हैं मैम, वो फूल झड़ जा रहे हैं, मतलब उसमें फल लग नहीं पा रहे। अच्छा ठीक है, उसका कारण क्या है? हाँ देखिए, उसका कारण ये है कि उसमें यदि फूल गिर जा रहे हैं आपके, तो उसमें थोड़ा बोरान की कमी होगी। आप जो थोड़ा सा बोरिक एसिड लेके और उसको जो उसका घोल बना के थोड़ा जड़ों में डाल दीजिए, उसके जो गमले में लगाए हैं आपने, तो फिर आपके जो है वो पुष्प जो है वो नहीं गिरेंगे। क्योंकि इस समय गर्मी भी पड़ रही है, पानी की भी कमी हो सकती है, बोरोन की भी कमी हो सकती है। दोनों में यदि पानी आप समय से दे रहे हैं तो हो सकता है बोरोन की कमी हो आपकी मिट्टी में, तो उसका थोड़ा सा बोरिक एसिड का घोल बना के उसको जड़ों में डाल दीजिए, तो आपके जो है वो पुष्प जो है वो नहीं गिरेंगे। जी बिल्कुल। तो वल्लभ जी, मुझे उम्मीद है कि इस सुझाव पर आप अमल करेंगे और जो ये समस्या आ रही है उससे निजात आपको मिल जाएगी और अच्छी फलत भी मिलेगी आपको। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में हम चर्चा जारी रखेंगे हरी खाद के बारे में और गमले में पौधों और फूलों की खेती के बारे में। इस बीच आप भी अपने सवाल लेकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम गमले में पौधे व फूलों की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही हरी खाद की खेती के बारे में भी हमारी चर्चा जारी है। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनका सवाल लेते हैं यहाँ पर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया सबसे पहले अपना नाम बताएं। हेलो, योगेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। जी योगेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। योगेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? योगेंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी जी, तो पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल मैम ये है कि हरी खाद हम खेत में कैसे डाल सकते हैं, या खेत में उसको लगाना पड़ता है कुछ? जी सुन पा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए जवाब लेते हैं आपके सवाल का। जी हाँ, देखिए हरी खाद जो है आप ढैंचे की लगा सकते हैं, सनई की लगा सकते हैं इस समय। और जैसे ही आपका खेत खाली होता है या खाली हो गया है उसमें आप लगा सकते हैं, और उसमें ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको।
केवल एक जो है एक पलेवा कर दीजिए। पलेवा करके जो जैसी कंडीशन में आता है वैसे ही लाइनों में उसकी बिजाई कर सकते हैं। और जैसे ढैंचे के लिए मैं बताऊं 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टर के हिसाब से, और उसको लाइनों में लगाना चाहिए। सीडड्रिल से या देसी हल से भी लगा सकते हैं। तो लगभग लाइन से लाइन की दूरी जो है 22 सेंटीमीटर के लगभग रखते हैं, और बीज की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से। और अच्छा ये रहता है कि बीज को यदि भिगो के लगाएंगे, रात को भिगो देंगे और सुबह निकाल लेंगे, तब उसकी बिजाई करेंगे तो आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा। इसी तरीके से आप सनई की भी कर सकते हैं। सनई की भी लगभग इतनी बीज की मात्रा आवश्यकता होती है, उसको भी रात को भिगो देंगे और सुबह लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। और आजकल जुताई करने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, जैसे खेत खाली होता है वैसे ही आप उसका जो है पलेवा कर दीजिए। पलेवा करके जैसे बत्तर में आता है, कंडीशन में आता है, वैसे ही उसके अंदर जो सीधी बिजाई कर सकते हैं। और इसके दो फायदे होंगे सनई और ढैंचा लगाने के, इसका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे आपका जो जैविक जीवांश पदार्थ है मिट्टी के अंदर वो भी बढ़ जाएगा। और जो बहुत सारे ऐसे हमारे खरपतवार हैं जो इस समय उगाते हैं, तो वो भी साथ मिट्टी में जब हम दबाएंगे हरी खाद को तो वो भी मिट्टी में दब जाएंगे, उससे भी जीवांश की मात्रा बढ़ेगी। तो इस तरीके से, और यदि आपने मतलब खेत खाली होने वाला है, अभी गेहूं कटनी है, तो गेहूं काटने के बाद भी लगा सकते हैं आप। और 15 मई तक लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सनई को और ढैंचे को। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, यदि मूंग लगाना चाहते हैं आप, या उड़द लगाना चाहते हैं, या काउपी लगाना चाहते हैं हरी खाद के रूप में, और दोनों फायदे होंगे उसके, दाना भी मिलेगा या फलियाँ भी मिल जाएंगी सब्जी के लिए। यदि हमारी पूसा कोमल, पूसा सुकोमल काउपी की खेती करते हैं, उससे सब्जी के लिए फलियाँ मिल जाती हैं। तो और बाद में जो अवशेष बचता है उसको मिट्टी के अंदर मिला सकते हैं। तो इस तरीके से इन्हें भी लगा सकते हैं। इनकी जो है बीज की मात्रा लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से, और लाइनों में लगाना है। लगभग लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं काउपी की, लेकिन मूंग की जो है हम लगभग 20 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस तरीके से बुआई कर सकते हैं। और ये बताना चाहूँगा कि इस समय जो है जैसे ही गन्ना कटता है आपका, या गेहूँ कट रही है, या आपका जो है सरसों पक गई है, चना पक गया है, उसके बाद में भी लगा सकते हैं, क्योंकि खेत खाली पड़ा रहेगा आपको जब तक आपकी खरीफ की फसल लगाएंगे, चाहे आप धान लगाएं, चाहे मक्का लगाएं, चाहे कोई भी फसल लगाएं, तो ज़रूर आप जो है हरी खाद लगाएं। और हरी खाद से हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लागत है, वो भी कम हो जाती है फसल को उगाने के लिए। और मिट्टी की पानी को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। और जो घुलनशील पोषक तत्व हैं, विशेषकर फास्फोरस है, जिंक है, उनकी उपलब्धता भी मिट्टी में बढ़ जाती है। जो हम तो कई फायदे हैं हरी खाद के, इसीलिए लगाना चाहिए आप सभी को। और योगेंद्र यादव जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। इस बीच अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सुपौल बिहार से। आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या सवाल हमारे साथ है। गौरव कुमार जी इस वक्त फोन लाइन पर, बात करते हैं उनसे। जी गौरव जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। तो मैम ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं खेत। गौरव जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में देरी होगी इससे। जैसे कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या जो इस समय मैं अपने खेत में मक्का लगा सकता हूँ और अदरक उसके साथ? किसके साथ? मक्का और अदरक लगाना चाहते हैं, क्या ये लगाना चाहिए? हाँ, मक्का देखिए लगा सकते हैं, पानी का प्रबंधन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मक्का की खेती बड़ी अच्छी होती है समर के अंदर, और उसमें जो है बीमारियां, कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं, पैदावार भी अच्छी होती है। यदि आपके साथ पानी का प्रबंधन है तो जरूर लगाइए आप, मक्का की खेती अच्छे ढंग से होगी इस समय यदि लगाएंगे तो। जी गौरव जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अगर सिंचाई की उचित व्यवस्था है आपके पास तो बिल्कुल आप मक्के के साथ अदरक लगा सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर ऋतु आपसे जानना चाहूंगी कि गमले में हम पौधे लगाने के बारे में बातचीत कर रहे थे, कौन कौन से फूल इस वक्त लगाए जा सकते हैं अगर कोई लगाना चाहे तो? जी, अभी अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों के लिए हमारे जो हैं अब फ्लावरिंग शुरू होने वाली है। तो जो हमने मौसमी फूल जो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं उनमें इस वक्त पिंचिंग करने का टाइम है, उसमें शीर्ष नोचन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम रजनीगंधा लगा सकते हैं, क्योंकि आप अप्रैल एंड तक या मई शुरुआत तक रजनीगंधा को लगा सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले महीने में जून में आप जरबेरा को भी लगा सकते हैं। और मई जून में आप बरसात के जो फूल हैं जैसे गेलार्डिया है,
जीनिया है, टिथोनिया है, कोचिया है और बालसम है। इस तरह के ये सब फूल जो हैं आप लगा सकते हैं। जी जी। किस तरह की खास तैयारी करनी चाहिए? रजनीगंधा या जरबेरा जैसे फूलों की अगर बात कर ले तो कैसे लगाना चाहिए? जी, रजनीगंधा की अगर हम बात करें तो रजनीगंधा लगाने के लिए हमें खेत में अच्छे से जुताई कर लेनी चाहिए और 40 सेंटीमीटर तक खेत को अच्छे से जोत लेना चाहिए। और जोतने के बाद हमें 2-3 जुताई करने के बाद हमें खेत में पानी देकर उसे छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद हमें रजनीगंधा हमें कौन सा वैरायटी लगानी है, इसमें 2 तरह की वैरायटी होती हैं, और एकल और डबल, यानी कि एक सिंगल फूल वाले और डबल फूल वाले। तो अगर हम विचिन्न फूलों के लिए या खुले फूलों के लिए खेती करना चाहते हैं तो हमें सिंगल तरह की वैरायटीज लगानी चाहिए। और अगर हमें कट फ्लावर के लिए या जिसे हम डंडी वाला कर्तित फूल बोलते हैं, अगर हमें उसके लिए खेती करनी है तो हम डबल तरह की वैरायटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास प्रज्वल, वैभव, सुवासिनी और कलकत्ता डबल, हैदराबाद डबल, इस तरह की कुछ वैरायटीज़ हैं जिनको हम लगा सकते हैं। और सिंगल में हमारे पास प्रज्वल है, श्रृंगार है, कलकत्ता सिंगल है, हैदराबाद सिंगल है। तो ये वैरायटीज जो हैं हम लगा सकते हैं। इनको लगाने के लिए हम जो शल्क कंद होता है, इसका बल्ब जिसे हम बोलते हैं रजनीगंधा का, वो 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर के व्यास वाला बल्ब लेते हैं और उसको 15 से 20 सेंटीमीटर के दूरी पे लगाते हैं। 15 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट और 20 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस पे लगाते हैं। और जब भी हम शल्क कंद लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो गहराई है हमारी मिट्टी में कंद को लगाने के लिए, वो जितना हमारे बल्ब का साइज है उसका डबल होना चाहिए। अगर हमारा 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाला बल्ब है तो 3 सेंटीमीटर गहराई होगी। परंतु एक चीज का और हम ख्याल रखें कि अगर हमारी मिट्टी हल्की है तो हम गहराई थोड़ी ज्यादा भी कर सकते हैं, और अगर मिट्टी भारी है तो गहराई कम रखनी चाहिए। और जब भी हम प्लांटिंग करें तो हम पानी पहले से ही देकर रखें खेत को, और जब तक स्प्राउटिंग नहीं हो जाती, जब तक कि अंकुरन नहीं हो जाता बल्ब में, तब तक हम उसको सिंचाई ना करें। अंकुरन के बाद हम उसकी सिंचाई करें। और जहाँ तक जरबेरा की बात है तो जरबेरा के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? जी, जरबेरा जो है वो अभी जून के महीने में जरबरा लगाया जाएगा। और जरबरा को लगाने के लिए हमें उसको शक्कर से सेपरेट करना पड़ेगा, और शक्कर से अलग करने के लिए करने के बाद हमें उसे कार्बेंडाजिम और मैंगोजेब के घोल में उपचारित करना चाहिए। और अगर हम उसे किसी एजोटोबैक्टर के साथ भी अगर हम उसमें लगा दें तो उसका जो बढ़वार है वो अच्छी होगी। पर वो जो है वो अभी जून में लगेगा। जी बिल्कुल। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर शिवे, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कुछ यहाँ पर हरी खाद का जिक्र किया, सनई ढैंचा हरी खादों को लगाया जा सकता है। हरी खाद लगाने का उपयुक्त समय क्या होता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। और इसके साथ ही जैसे कि आपने बताया कि बिजाई कर सकते हैं और कितनी दूरी होनी चाहिए, आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से फल सब्जियों के बीज लगाने से पहले बीजोपचार किया जाता है, क्या हरी खाद के लिए भी उतना ही जरूरी है बीजोपचार करना? हाँ, देखिए, बीज उपचार करना विशेषकर जैसे कि हम पहली बार किसी खेत के अंदर जो है हरी खाद की खेती करना चाहते हैं, चाहे मूंग की है, उड़द की है, चाहे काउपी की है, ढैंचे की है, सनई की है, तो उसमें जो हमको राइजोबियम का टीका लगाना जरूरी होता है। उसके लिए जरूरी है। और क्योंकि पहली बार लगा रहे हैं तो यदि हम उसमें इनोकुलेशन नहीं है राइजोबियम का, तो जो ग्रंथियां बनती हैं, ग्रंथियां जो कम बनेंगी, जड़ों के अंदर ग्रंथियां बनती हैं वातावरण से जो नाइट्रोजन को यौगीकरण करती हैं, तो उसके लिए जो है जरूरी है हमको राइजोबियम का टीके से उपचारित करके तभी लगाना चाहिए यदि हम पहली बार लगा रहे हैं। और इसके लिए कहीं से भी माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन से हमारे यहाँ से ले सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र से, या कृषि विश्वविद्यालय से, लेकिन ऑथेंटिक जगह से जो है राइजोबियम का टीका लेना चाहिए और तभी उसको उपचारित करके लगाना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब उपचार कर रहे हैं हम राइजोबियम के टीके से, इसका काउपी का, मूंग बीन का है या ढैंचे के बीज का, तो उसको जो है छाया में सुखाना चाहिए, धूप में नहीं। और उसकी बिजाई भी जो है सुबह सुबह कर लेना चाहिए या शाम के वक्त करना चाहिए। दिन में जब तेज धूप बढ़ रही होती है उस समय बिजाई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामानुज जी उत्तर प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। जी रामानुज जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी रामानुज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो रामानुज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस सर, यस मैम। जी रामानुज जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। अरे गुलाब की खेती कर रहे हैं मैम जी, रोग नियंत्रण है। जी गुलाब की खेती कर रहे हैं,
रोग नियंत्रण है, रोग नियंत्रण। अच्छा, रोग नियंत्रण कैसे करें, ठीक है। रोग के बारे में सब बताइए, रोग के बारे में। जी जी जी, ठीक है, आइए जवाब लेते हैं जी डॉक्टर ऋतु। जी, गुलाब की जो मुख्य बीमारियां हैं उसमें पहले एक डाईबैक जिसे उकटा रोग बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बीमारी है। और उसमें जब भी हम पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो जो शाखाएं हैं वो ऊपर से सूखना शुरू करती हैं और नीचे की तरफ सूखती चली जाती हैं। तो ऐसे केस में हमें जो है बोर्डेक्स पेस्ट जो है, बोर्डेक्स पेस्ट आता है क्या, उसका जो कटे हुए भाग को बोर्डेक्स पेस्ट से उपचारित करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हमारे पास बोर्डेक्स पेस्ट नहीं भी है तो हम जो गोबर होता है वो गोबर भी उस पर लगा सकते हैं। अगर हम कम मात्रा में हमारे पास पौधे हैं तो हम उसको भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा गुलाब में दूसरी बीमारी है ब्लैक लीफ स्पॉट, यानी कि काला पत्ता, जिसे धब्बा होता है, काले रंग का सर्कुलर स्पॉट आना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो पत्तियां हैं वो पूरी धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद जो पत्तियां गिर जाती है, डिफोलिएशन हो जाता है और हमारी क्रॉप जो है अच्छी नहीं आती है। तो उसके लिए हमें मेटासिस्टॉक्स या डाइमेथियोएट का नहीं, मेटासिस्टॉक्स का हमें स्प्रे करना चाहिए जी। और उसके अलावा एक पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है, जिसमें जो पौधे होते हैं उनके ऊपर एक चूर्ण जैसा, सफ़ेद आटे के जैसा चूर्ण जैसा आना शुरू हो जाता है। तो उसे चूर्ण लसिता के नाम से भी जाना जाता है उस बीमारी को। और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये सल्फर का डस्ट कर सकते हैं या हम कैराथिन नाम का एक फंजीसाइड आता है उसका हम स्प्रे कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो रामानुज जी बहुत ही विस्तार से यहाँ पर आपको जानकारी मिल गई है कि गुलाब के जो फूल है उसमें किस किस तरह के रोग लग सकते हैं पौधे में और किस तरह से इनका नियंत्रण करना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर ऋतु आपसे जानना चाहेंगे कि गमले में जब फूल लगाने की बात आती है तो गुलाब तो है ही, बहुत ही अहम है ये फूल। इसके अलावा गेंदे की भी जो पौध है वो काफी लगाते हैं और कब लगा सकते हैं, किस तरह की देखभाल करनी चाहिए, इनके बारे में भी आगे हम विस्तार से आपसे जानेंगे। साथ ही हरी खाद के बारे में भी हमारी चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं गमले में पौधे व फूलों की खेती के बारे में और इसके साथ ही हरी खाद के महत्व के बारे में। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर ऋतु, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैं जिक्र कर रही थी कि गुलाब के अलावा गेंदे के फूल जो हैं वो भी काफी लगाए जाते हैं गमले में, तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारियां दीजिए। जी, गमले में गेंदे के फूल लगाने से पहले सबसे पहले कोई भी गमले में पौधा लगाना हो तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गमले में मिश्रण जो है मिट्टी का मिश्रण बना रहे हैं या हम सॉइललेस बिना मिट्टी रहित मिश्रण इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसा हो उसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। और वो मिश्रण जो है सबसे पहले कि ये हो कि वो डिजीज फ्री हो और दूसरा भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। और ज़्यादातर अगर हम मिट्टी के मिश्रण की बात करें तो हम 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 2 भाग FIM का इस्तेमाल करते हैं गमले में, यानी कि गोबर की खाद। ये मिश्रण मिलाकर हम गमले को भरते हैं और गमला भरने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गमला हमारा साफ सुथरा हो। कभी कभी क्या होता है कि हम पुराना गमला लेते हैं और उसी में नया पौधा लगा देते हैं, तो क्या होता है कभी कभी पुराने पौधे में कोई बीमारी है या कोई कीटाणु है या कोई भी इंसेक्ट कीट का प्रकोप है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो नया पौधा लगाते हैं वो भी खराब हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि गमला जो है वो हमारा अच्छी तरह से साफ सुथरा हो। उसके बाद हम नीचे उसमें कुछ टूटे हुए पत्थर के गमले के टुकड़े डाल दें या पत्थर डाल दीजिए। उसके बाद उसमें आप मीडिया भरेंगे, तो चाहे वो मीडिया आपका सॉइललेस हो या मिट्टी वाला मीडिया हो। सॉइललेस मीडिया में आप कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट ये सब चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये जो मीडिया अगर हम सॉइललेस मीडिया जिसे मिट्टी रहित मीडिया कहते हैं, वो अगर उस तरह का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बीमारी और कीट की आशंका बहुत कम हो जाती है। और वो सब करने के बाद हम बीज जो है सीधा गेंदे का बीज हम सीधा गमले में ही बो सकते हैं। और अप्रैल के महीने में जो है मई के महीने में जो है हम बरसात में आने वाली फसल के लिए वो लगा सकते हैं। कुछ खास किस्मों का जिक्र करना चाहेंगे यहाँ पर आप? पूछूंगी इसके बारे में, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले यहाँ पर ले लेते हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त जयंत कात्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए पहले इनसे बात करते हैं। जी जयंत जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ मैडम, आपको नमस्कार। जी नमस्कार। मैं मेरे घर में वो अलग अलग झाड़ के फूल के पौधे लगाए, लेकिन वो क्या होता है उसके ऊपर सफेद फंगस आता है पत्ते के ऊपर और सब पत्ते वो सिकुड़ जाते हैं। उसके कोई सोल्यूशन है क्या? ठीक, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर ऋतु जी, पत्ते सिकुड़ जाने की क्या वजह हो सकती है और कैसे उसका? सफेद चूर्ण की जो ये बात कर रहे हैं, सफेद चूर्ण का मतलब है कि पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्निल असिता जिसे हम कहते हैं। अगर हम घर में ये पौधे लगा रखे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि हम पौधों में नमी का ठीक ठाक प्रबंधन रखें और पौधों को बार बार पानी से धोते रहें, क्योंकि जहाँ पर नमी कम होती है, मॉइस्चर कम होता है, वहाँ पर पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर हम कैराथिन जो है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर उसका हम घोल बनाकर उसका स्प्रे करें और वो स्प्रे हम 15 दिन के बाद 15 दिन के अंतराल पर करें, तो हम इस रोग से निजात पाने में काफी हद तक समर्थ हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जवन जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शिवे आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हरी खाद के बारे में हम बात करें कि उसके कई फायदे हैं और खासतौर पर मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में तो खासतौर पर इसका योगदान है। तो ऐसे में जो क्षारीय और अम्लीय मिट्टी है, किस तरह से उनमें हरी खाद का महत्व होता है? और जैसे कि नाइट्रोजन की बचत की बात करते हैं, तो कितने नाइट्रोजन की बचत हो जाती है हरी खाद से? हाँ देखिए, एक सवाल तो आपने ये पूछा कि क्षारीय मिट्टी जो हमारी या लवणीय मृदाएं हैं, इनमें भी हरी खाद का खेती की जा सकती है। मैं बताना चाहूँगा, लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए ढैंचे का विशेषकर जो है खेती की जाती है हरी खाद के रूप में। अच्छा। और धान को लगाने से पहले तो इससे जो हमारी जो pH मान जो बहुत ज़्यादा होता है और 7 से ऊपर 8 या 8.5 तक होता है, तो उसको pH मान को कम करने में सहायता करती है। और ये ढैंचा एक ऐसी फसल है कि जहाँ क्षारीय मिट्टी है, हमारी लवणीय मृदाएं हैं, वहाँ पे भी ये आसानी से उग जाती है। और जब इसका बायोमास हम मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो और जो जब मिलाते हैं जिस समय तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो बहुत सारे हमारे सूक्ष्म जीव जो हैं मिट्टी के वो कार्य करते हैं और फिर डिकम्पोजिशन होते समय बहुत सारे
अम्ल का सिक्रीशन होता है, अम्ल बनता है, तो उससे जो है पीएच मान कम हो जाता है। तो मिट्टी के उद्धार के रूप में भी इसको उगाते हैं हरी खाद को, और उगाना भी चाहिए किसानों को जहाँ पे क्षारीय मिट्टी है, लवणीय मृदाएं हैं। और दूसरी बात आपने कही कितनी नाइट्रोजन की बचत हो जाती है। नाइट्रोजन की बचत इसमें लगभग जो अच्छी पैदावार ले हम यदि ढैंचे की या सनई की, लगभग 15 टन के आसपास जो बायोमास इकट्ठा हो जाता है 7 से 8 वीक के बीच में, तो उससे लगभग 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है एकत्रित हो जाती है। जड़ों के रूप में भी, बायोमास के रूप में भी इतनी नाइट्रोजन रिसाइकिल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम सघन खेती कर रहे हैं, धान गेहूं की फसल चक्र की, या मक्का लगा रहे हैं, फिर गेहूं लगा रहे हैं, तो उसमें यदि हम ढैंचे की या सनई की खेती करते हैं तो लगभग पूरे फसल चक्र में लगभग जो है 80 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो जाती है। तो इसलिए किसानों को जरूर ध्यान रखना चाहिए और हरी खाद लगाना चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं हरियाणा हिसार से, राजेश कुमार जी। आइए उनसे बात कर ले पहले। जी राजेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी राजेश जी, हम सुन रहे हैं आपको। कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ कर दी डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हाँ मैडम सुन रहे हैं जी। हाँ मैडम जी, जैसे हम ढांचे खेती करते हैं, वो जैसे गेहूं करने के बाद अब धान लगाने से पहले, ठीक है, हाँ ढांचा लगाना है, तो 1 एकड़ में कितना ढांचे का बीज लगेगा, और ये कितने दिन के बाद, हमारे कितना बड़ा होने के बाद कितने दिन के बाद उसको जमीन में मिलाएंगे? जी हाँ, देखिए राजेश जी, आपने 2 सवाल पूछे कि प्रति एकड़ के हिसाब से बीज कितना लगेगा। 20 किलोग्राम ढैंचे का बीज प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है 1 किले के लिए, और 1 हेक्टेयर के लिए 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात पूछिए आपने, कब इसको जो है हमको मिट्टी के अंदर मिलाना चाहिए। लगभग 7 से 8 सप्ताह की जब फसल हो जाती है हमारी, तो उस समय जो है इसमें फूल आने की अवस्था होती है, तो वो सबसे अच्छा समय माना जाता है उसको जुताई करने के लिए। सबसे पहले जब हमारी फसल 7 से 8 सप्ताह की हो जाए तो उसको पाटा से गिरा लेते हैं, और फिर उसके बाद में हैरो चला के उसको मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। और ऐसा पाया गया अनुसंधानों से कि मतलब अब ज़्यादा जैसे हमको ट्रांसप्लांटिंग करनी है, रोपाई करनी है धान की, तो उसको ज़्यादा दिन पहले मिलाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लगभग 4 से 5 दिन पहले ही उसको मिट्टी के अंदर मिलाएंगे और पानी भर के फिर पडलिंग करके रोपाई कर देंगे, तो धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन होता है और धीरे धीरे मिनरलाइजेशन भी होता है, तो नाइट्रोजन का जो ह्रास होता है वो भी नहीं होगा। और जो हमारे जैसे जैसे हमारे फिर पौधे धान के जड़ें पकड़ लेते हैं, और वैसे वैसे फिर उसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है, तो डिकम्पोजिशन के माध्यम से नाइट्रोजन रिलीज होती है और वो धान की फसल को मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। लगभग जब हमारी 7 से 8 सप्ताह की फसल हो जाए उसको मिट्टी के अंदर मिला देना चाहिए जुताई के माध्यम से। बिल्कुल। तो राजेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर ऋतु, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फूलों की जो खेती करते हैं, फूल लगाने का कई तरह का उद्देश्य हो सकता है। बाहरी सजावट के तौर पर खूबसूरती के लिए तो लगाते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर व्यवसाय के तौर पर इसे लेना चाहे तो ऐसे में किस तरह की संभावना इसमें है? खासतौर पर अगर मूल्य संवर्धन कर ले, किसी तरह का वैल्यू एडिशन करना चाहे, तो क्या कुछ विकल्प होते हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड के समय में पिछले वर्ष बहुत सारे फूल जो हैं, जो भी कमर्शियल फ्लावर ग्रोअर्स थे, जो भी किसान थे जो फूलों की खेती करते थे, उन लोगों को फूल अपना खेत में ही छोड़ना पड़ा या सड़क पे फेंकना पड़ा। उसका कोई ग्राहक नहीं था, कोई मंडी नहीं थी। तो ऐसे समय में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम फूलों में कुछ मूल्य संवर्धन करें। तो इसमें मूल्य संवर्धन की बहुत सारी जो हैं संभावनाएं हैं। जैसे कि आप जानते हैं कुछ सुगंधित फूल होते हैं, गुलाब है, चमेली है, रजनीगंधा है, इनके हम सुगंधित जो तेल निकाल सकते हैं, जिनके परफ्यूम, इत्र इत्यादि बना सकते हैं। साथ ही साथ गुलाब जल बना सकते हैं, गुलकंद बना सकते हैं, और बहुत सारे फूल ऐसे हैं जैसे चैमोमिल है, क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी है, गुलाब है, चमेली है। इनकी फ्लोरल टी और हर्बल टी जिसे कहते हैं वो बनाई जा सकती है। साथ ही साथ जो सुगंधित तेल बनाते हैं, जिन्हें हम एसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं, वो अरोमाथेरेपी
थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं, कि बहुत सारी बीमारियों का उपचार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। साथ ही साथ आजकल स्पा और जो पार्लर्स होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे तेलों का जो इस्तेमाल है वो बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो केमिकल से दूर रहें, रासायनिक चीज़ों से दूर रहें। तो इस तरह की चीज़ें जो उनसे बनाई जा सकती हैं। साथ ही साथ जैसे हम होली की बात करें या दुर्गा पूजा की बात करें, तो वैसे ऐसे फेस्टिवल्स में हमारे देश में कलर का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्राकृतिक रंग जो है हम वो उससे बना सकते हैं। और जहाँ हम प्राकृतिक रंग की बात कर रहे हैं वहाँ पर एक ल्यूटिन नाम का पदार्थ होता है हमारे गेंदा में, और वो गेंदा से ल्यूटिन नाम का पदार्थ निकाल के हम उसका इस्तेमाल अपने जो पोल्ट्री फीड यानी कि मुर्गों को खिलाने के लिए कर सकते हैं, ताकि उनका अंडे का जर्दी का कलर गहरा हो, गहरा पीला रंग हो, और उनका जो स्किन का कलर है, फ्लेश जो लोग पोल्ट्री खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, तो उसका जो मांस का सेवन करें वो भी गहरा पीले रंग का हो, जिससे कि उनकी आंखों की जो रोशनी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। उसके अलावा आप और भी बहुत सारे मूल्य संवर्धन के विकल्प देख सकते हैं, जैसे कि जब फूल हमारे मार्केट में नहीं बिक रहे हैं तो ड्राई फ्लावर एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारे देश से ड्राई फ्लावर का जो फूल हैं उनको सुखाकर उनके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, और उनकी बहुत ज्यादा डिमांड भी है, क्योंकि हमारे देश से तकरीबन 70% कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे और उपायों के बारे में आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही हरी खाद के बारे में भी बातचीत हमारी यहाँ पर जारी है। और इस बीच हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम गमले में पौधे व फूलों की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं और इसके साथ ही हरी खाद के बारे में भी हमारी बातचीत यहाँ पर जारी है। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शिवे, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हरी खाद किसान लगाते हैं, यूँ तो इसके अपने कई फायदे हैं और जो मिट्टी की गुणवत्ता आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि किस तरह से इससे बेहतर हो सकती है, लेकिन हरी खाद जो है उसकी भी पैदावार अच्छी हो, उसके लिए खाद पानी की व्यवस्था के लिए क्या खास ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, किसी भी फसल को अच्छी बढ़वा लेने के लिए खाद और पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, विशेषकर गर्मी के मौसम में। तो जहाँ पे हम ढैंचा वगैरह लगा रहे हैं, सने वगैरह लगा रहे हैं, और हमारा पहला खेत जो है, जैसे आलू खोदा है हमने या चना काटा है या हमने जो है कोई और अच्छी पैदावार देने वाली फसल काटी है, तो वहाँ पे किसी खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो रेजिडुअल फर्टिलिटी है उसी के ऊपर जो है
हरी खाद को उगा सकते हैं। लेकिन यदि हमको अच्छी पैदावार लेनी है तो उसके लिए लगभग 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, लगभग 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस की जरूरत पड़ती है सनई ढांचे के लिए, मूंग उड़द के लिए, इन सब के लिए। और यदि मिट्टी की उर्वरता शक्ति हमारी कमजोर है तब तो जरूरत पड़ती है, और यदि मिट्टी की उर्वरता शक्ति अच्छी है फिर जरूरत नहीं है आपको देने की। और वैसे भी हम बताते हैं कि मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्व का प्रबंधन करना चाहिए, लेकिन अच्छी बढ़वार के लिए यदि आप हो सके तो 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस देंगे तो जल्दी बढ़वार होगी। लेकिन आगे जो फिर आप धान लगाएंगे या मक्का लगाएंगे उसमें फास्फोरस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसी से पूर्ति हो जाएगी फसल के लिए। और वैसे भी खरीफ के अंदर जो है कम फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पानी बहुत होता है और पानी होने की वजह से, बरसात होने की वजह से मिट्टी में नमी बनी रहती है और फास्फोरस की जो है उपलब्धता बढ़ जाती है। और पानी की बात आपने कही, पानी जहाँ संभव है वहीं पे जो हरी खाद को उगा सकते हैं, चाहे हम ढैंचे की है, चाहे सनई की है, मूंग की, उड़द की, सबकी खेती वहीं की जा सकती है जहाँ पानी सुनिश्चित है, या ट्यूबवेल का है, पंप सेट का है, नहर का है, या और कोई साधन है हमारे पास में। तो जैसे हम बिजाई करते हैं, बिजाई करने के लिए पलेवा जरूर करके बोएं, बिना पलेवे के नहीं बो सकते हम हरी खाद को, क्योंकि गर्मी पड़ रही है। अब जैसे जैसे गर्मी और भी बढ़ेगी आगे, मई में और भी गर्मी पड़ेगी, तो उस समय जो है पलेवा करके, लेकिन आपको जुताई करने की जरूरत नहीं है, सीधी बिजाई कर सकते हैं लाइनों के अंदर सीड ड्रिल से या देसी हल से। माफ कीजिएगा डॉक्टर शिवा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सियाराम शर्मा जी इस वक्त पलवल हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सियाराम जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी जी सियाराम जी, हम सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछें। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने गुलाब लगाया हुआ है, ठीक है, और उसमें जाले की बीमारी लगी हुई है, जाला होता है नहीं, मकड़ी वाला जाला। अच्छा ठीक है, डॉक्टर ऋतु क्या करें ऐसे में? गुलाब लगाया है और मकड़ी के जाले लग रहे हैं। जी, ये लाल मकड़ी का जाला इसे बोलते हैं, रेड स्पाइडर माइट की ये समस्या है। एक तो पहले जो आपने गमले में वो लगा रखा है पौधा, तो आप उसमें कोशिश कीजिए कि पहले तो उस जाले को हटाइए और उसके बाद उसमें डाइकोफोल का स्प्रे कर दीजिए। 2 ml प्रति 10 लीटर के हिसाब से एक घोल बना के उसको आप स्प्रे करेंगे तो आपकी जाले की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल सियाराम जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर शिवा, जैसे की बातचीत हो रही थी कि अगर सिंचाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, तब हरी खाद लगाएं, और ऐसे में मिट्टी में किस तरह की नमी की आवश्यकता होती है और कितने अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए? हाँ देखिए, पहला जो है प्री सोइंग इरिगेशन पलेवा करके लगाना चाहिए जी। और जैसे जर्मिनेशन होता है उसके बाद में बुआई के लगभग 20 से 22 दिन बाद जो है पहली सिंचाई की जरूरत पड़ती है, और दूसरी सिंचाई की जो 35 से 40 दिन। तो 2 पानी में जो है आपकी हरी खाद जो है ढैंचे की हो जाती है, और 1 पानी जो है आपको पलेवा करने के लिए, तो लगभग 3 पानी की आवश्यकता पड़ती है अच्छी पैदावार लेने के लिए ढैंचे से या सनई से। यही दोनों जो प्रमुख हमारी हरी खाद वाली फसलें हैं जो समर में लगाई जाती हैं आजकल, और इनका बायोमास भी अच्छा होता है, और बायोमास अच्छा होता है तो जो हमारे पोषक तत्वों का रिसाइकलिंग है वो भी अच्छा होगा मिट्टी के अंदर, और जीवांश भी अच्छा बढ़ेगा, और जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी भी जो है मिट्टी के अंदर अच्छी कार्यशीलता बनेगी, और उसके साथ साथ जो पोषक तत्व हमारे उपलब्ध होने चाहिए आगे आने वाली फसल के लिए। और इसके साथ साथ जो नमी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, जैसे ही हम जीवांश पदार्थ मिट्टी के अंदर मिलाते हैं, तो यदि मिट्टी बिना जीवांश पदार्थ के हम 1 लीटर पानी सोखती है, तो जीवांश पदार्थ मिलाने के बाद में वो 1.25 लीटर 1.5 लीटर पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो है लगभग 3 पानी की आवश्यकता पड़ती है आपको जो अच्छी पैदावार लेने के लिए, तनई और ढैंचे की जो है हरी खाद के लिए। जी बिल्कुल। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर ऋतु, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से अगर फूलों की खेती से किसान जुड़े हुए हैं तो उद्यमिता से भी जुड़ने की कई सारी संभावनाएं उनके पास है, मूल्य संवर्धन कर कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा पौध रोपण की जो सामग्री होती है, प्लांटिंग मटेरियल की, उसकी मांग भी इन दिनों काफी बढ़ने लगी है, क्योंकि व्यावसायिक तौर पर भी लोग फूलों की खेती से काफी ज्यादा जुड़ने लगे हैं। तो ऐसे में बताएं कि इससे जुड़ी किस तरह की संभावनाएं हैं और क्या कर सकते हैं?
जी, अगर हम बात करें पौध की या प्लांटिंग मटेरियल की, तो आजकल जो है एक अच्छा गुणवत्ता वाला जो पौध है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इसलिए इससे हम नर्सरी का एक उद्योग जो है वो स्थापित कर सकते हैं। साथ ही साथ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन भी आप कर सकते हैं, और ओपन पॉलिनेटेड जो हमारे एनुअल सीड हैं, जिन्हें हम वार्षिक फूल बोलते हैं, मौसमी फूल बोलते हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और विश्व स्तरीय बाजारों में उनकी जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे देश से बहुत सारा बीज जो है वो यूरोपीय देशों में जाता है। तो इस तरह हम स्वयं परागित जो फसलें हैं मौसमी फूलों की, उनके हम बीज उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एक टर्फ इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे आप जानती हैं आज की हर जगह लॉन एस्टैब्लिश किया जा रहा है, बहुत बड़ी मॉल्स हैं या स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं, हर जगह लॉन की या हर घास की आवश्यकता होती है, और टर्फ इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा आयाम है जो कि उद्यमिता के रूप से देखा जा सकता है। साथ ही साथ पॉट प्लांट्स जो हैं, गमले वाले पौधे हैं, उनको आजकल कॉर्पोरेट्स में किराए पर दिया जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है कि आप एक गमले वाले पौधे उगाएं और उनको किराए पर देना शुरू कर दें। साथ ही साथ आप इससे साथ ही जुड़ा हुआ है लैंडस्केपिंग, इस पर भी आजकल काफी जोर है। जी, लैंडस्केपिंग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा गमले वाले पौधे हैं, आपका टर्फ ग्रास इंडस्ट्री है, साथ ही साथ आपके इंटीरियर लैंडस्केपिंग है। तो बहुत सारे विकल्प आपके पास खुले हुए हैं। अगर आप फूलों की खेती से जुड़े हुए हैं और आप उद्यमिता से भी जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारी संभावनाएं आपके सामने हैं। और साथ ही जैसे कि आज हमने चर्चा की है हरी खाद के बारे में भी, इसका काफी महत्व है, तो जरूर हरी खाद लगाएंगे। इन जानकारियों के बाद ऐसी हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर ऋतु और डॉक्टर शिवे, आप दोनों ने बहुत ही अहम जानकारियां हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें हम हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषय के बारे में। जिन विषयों पर कल कार्यक्रम में चर्चा होगी वो है मशरूम की खेती, फायदे का सौदा, और इसके साथ ही बेल वाली सब्जियों एवं तरबूज खरबूज की खेती। इन विषयों पर विस्तार से कल चर्चा होगी। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो कल के कार्यक्रम में जरूर जुड़े। इस बीच अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर आप ईमेल भेज सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, इसके साथ ही हमारा फेसबुक पेज खुल जाएगा। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। इसके साथ आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।